हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस मेडिक मुशर्रफ चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, क्लास 10 के मॉडल क्वेश्चन पेपर। इसके आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर का सॉल्व करने वाले हैं, जो इस साल जारी किया गया है जैक द्वारा। उसका आज हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन। आज 30 प्रश्न है ऑब्जेक्टिव के, उन सभी का हम लोग उत्तर देखने वाले हैं, सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पूछ रहा है। पहला प्रश्न का पूछ रहा है कि दांत का इनेमल किससे बना होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी कैल्शियम ऑक्साइड, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी कैल्शियम हाइड्रोक्सीपाटाइट। तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि दांत का एनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट का बना होता है। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि 1 बिलियन कुचले हुए अंडों के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इसमें बिलियन में शामिल है। इस बिलियन में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ऑप्शन नंबर ए में है NaCl, बी HCl, सी LiCl, डी KCl। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा HCl। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। क्या उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में भी घुलनशील है। यह तत्व है ऑप्शन ए कैल्शियम, बी सिलिकॉन, डी सी कार्बन, डी लोहा। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि मानव पुरुषों में, किसमें, पुरुषों में, मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है। जो प्यूबर्टी का एज वो क्या है। ऑप्शन ए 12 से 14 वर्ष, बी 14 से 16, सी 8 से 10, डी 10 से 12। तो प्यारे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 12 से 14 वर्ष पुरुषों की यौवन की आयु होती है। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है। ऑप्शन ए काला, बी नीला, सी लाल, डी पीला। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, इसका रंग काला होता है। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, फिजिकल रिएक्शन नहीं है। ऑप्शन ए है आसुत जल का उबलना, बी है चीनी का कार्मेलाइजेशन, सी है पानी में नमक का विघटन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आसुत जल का उबलना, ये इसका मतलब जल उबर रहा है, जल से कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। चीनी का उबलना, चीनी का कार्मेलाइजेशन, मतलब चीनी का एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बन रहा है, नया पदार्थ बन रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, ये केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है फूल का मादा प्रजनन भाग है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमने जब प्रजनन वाला चैप्टर का क्वेश्चन कराए थे तो यही क्वेश्चन मैंने भी कराया था उस चैप्टर में, जो कि आज मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिल रहा है। इसलिए आप लोग जो भी स्पेशल वीडियो नहीं देखे चैप्टर वाइज MCQ का, आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं जो एग्जाम में आने के चांस है और मॉडल पेपर से भी मिल रहे हैं।
इसलिए देख लीजिएगा। जो इसमें पूछा गया है, फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। ऑप्शन ए वर्तिकाग्र अंडाशय वर्तिका, बी शैली अंडाशय थैलेमस, डी वर्तिका परागकोश तंतु, डी परागकोश तंतु होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वर्तिकाग्र अंडाशय तथा वर्तिका मादा प्रजनन के भाग होते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है। जो मानव की आँख होती है उसमें ऐसा कौन करता है जिसकी फोकस दूरी कभी कम हो जाती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है। ऑप्शन ए सिलियरी पेशी, बी कॉर्निया, सी पुतली, डी आयरिस के कारण होता है। तो प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिलियरी पेशी। सिलियरी पेशियों के कारण ही फोकस दूरी में परिवर्तन होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन, बी प्रकाश का फैलाव, सी प्रकाश का विवर्तन और डी में है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है लेंस की शक्ति -4 डायोप्टर होती है। लेंस की प्रकृति क्या है इसमें -4 डायोप्टर है। ये माइनस चिन्ह क्या बतलाता है। माइनस चिन्ह का मतलब होता है अवतल लेंस की बात कर रहा है यहाँ, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी अवतल। अगर यहीं पर प्लस होता तो इसका आंसर हो जाता उत्तल, इसलिए इसका करेक्ट आंसर इसमें हो गया दोस्तों डी अवतल। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी को एक शुद्ध छोटे पौधे स्मॉल टी के साथ संकरणित किया जाता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधों और शुद्ध छोटे पौधों का अनुपात क्या होगा। तो इसका ऑप्शन है 1:3, बी 3:1, सी 1:1, डी 2:1। तो दोस्तों, इसका उत्तर आइए देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है कैपिटल टी और स्मॉल टी ये हुआ जनक। क्या हुआ जनक। इससे युग्मक बनेगा जो कि कैपिटल टी से बनेगा कैपिटल टी एक गैमेट और यहाँ स्मॉल टी से बनेगा एक स्मॉल टी, जो गैमेट हुआ युग्मक हुआ। और अब इसका निषेचन होगा। निषेचन के बाद जो प्लांट बनेगा वो F1 प्लांट कहलाएगा। क्या F1 पीढ़ी जो कैपिटल टी स्मॉल टी, यह प्लांट लंबा होगा। क्या होगा लंबा होगा, और यह शुद्ध लंबा नहीं है, यह अशुद्ध लंबा है जिसमें दोनों के गुण हैं, और इसे F1 पीढ़ी कहा गया। अब इसी F1 पीढ़ी को फिर से F1 पीढ़ी के से हम क्रॉस कराते हैं जिसे स्वयंगमन कहते हैं, तो हमें मिलता है कैपिटल टी वाला प्लांट, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी वाला। हाँ, तो जिसे कहते हैं F2 पीढ़ी, इसे क्या कह देते हैं, इसे F2 पीढ़ी कह देते हैं। तो इसमें पूछा क्या गया कि शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधा का अनुपात क्या है। तो शुद्ध लंबा पौधा कै गो हो। शुद्ध लंबा पौधा एक है जो कैपिटल है एक, और शुद्ध बौना पौधा यानी कि शुद्ध छोटा पौधा एक है स्मॉल टी, इसलिए इसका अनुपात हो जाएगा 1:1। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने
20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। वस्तु का आवर्धन क्या है? ऑप्शन ए है 5 प्लस 5 है, बी -5, सी +0.20, डी -0.20। तो आइए दोस्तों इसका विस्तार से सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका हल ये है, दिया है कि वस्तु की दूरी u है और कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ -20 लिए जो कि वस्तु दर्पण के सामने है, और फोकस दूरी f बराबर 25 सेंटीमीटर जो अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव होता है, इसलिए इसे -25 लिए। तो दर्पण सूत्र से देखते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये सूत्र लगाते हैं तो, और f के जगह और u के जगह मान रखने पर हमें v का मान मिलता है +100। क्या मिलता है? +100। अब आवर्धन निकालना है। आवर्धन बराबर हो जाएगा m बराबर -v/u होता है, तो m का मान v बराबर वहाँ निकला 100, तो यहाँ -100/u का मान -20, माइनस यहाँ कट गया और इसका करेक्ट ऑप्शन +5 में आया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा +5। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन ए प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है, बी है ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो खाद्य जाल होता है वो एक स्तर से दूसरे स्तर में जो ऊर्जा जाता है वो कम होती जाती है, और ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर होकर आगे के स्तरों में जाती है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि यदि किसी छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा? ए उत्तरी ध्रुव, बी पश्चिम ध्रुव, सी दक्षिण ध्रुव, डी पूर्वी ध्रुव। तो प्यारे दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए उत्तरी ध्रुव। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो ऑप्शन ए है VI, बी I2/R, सी V2/R और डी I2R। तो प्यारे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा I2/R, ये नहीं करता है, इसलिए करेक्ट आंसर बी हो गया। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है? जो हम लोग के आँख होते हैं उसमें जलीय द्रव होता है, एक्वस स्विमर जिसे कहते हैं, और लेंस उसके बीच में जो काला उद्घाटन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दृष्टिपटल, बी परितारिका, सी कॉर्निया, डी पुतली। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पुतली कहते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि 17 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया इसमें निम्नलिखित में कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन,
डी नियोन। तो दोस्तों, जो लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस है वह है नाइट्रोजन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में स्थित है। आगे चलते हैं, जिसमें पूछा गया है एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बी यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, सी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और डी जिसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों, जो जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। वो क्या दूरी है सामान्य वयस्क के लिए? न्यूनतम कम से कम दूरी क्या है जो देख सकते हैं? वो दूरी ए में है, ऑप्शन ए 25 मीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर, डी 20 मीटर। तो दोस्तों, इसको याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 20, जो पूछा गया है मानो आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने डैश बनाती है। ऑप्शन ए रेटिना, बी कॉर्निया, सी पुतली, डी परितारिका। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनती है? हम लोग जो देख सकते हैं, देख रहे हैं कोई भी चीज़ को, तो उसका प्रतिबिंब हम लोग के आँखों में कहाँ बनती है? तो उसका प्रतिबिंब हम लोगों को आँखों में रेटिना पर बनते हैं दोस्तों, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए रेटिना। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? ऑप्शन ए घास, बी सूर्य की ओस वाला पौधा, सी गाय, और डी जीवाणु। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा घास। घास जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण करता है और अपना भोजन स्वयं बनाता है, और उससे भी आगे लेने वाले जीव भोजन करता है, और ये प्राथमिक उत्पादक होता है घास, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है? मतलब वो कौन करता है, जो पत्तियों और फलों को कौन गिराता है, किसके कारण गिरता है जो पौधों से गिरता है? तो ए ऑक्सिन, बी साइटोकाइनिन, सी एब्सिसिक एसिड अम्ल, और डी जिब्रेलिन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि को रोकने वाले एसिड होते हैं जो फलों को और पत्तियों को गिरा देते हैं पौधों से, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे कहते हैं। जो शरीर पर कोई भेजे जाते तंत्रिका तंत्र द्वारा जो निर्देश भेजे जाते हैं, तो शरीर का वो कौन सा भाग है जो प्रतिक्रिया करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है प्रभावक, बी तंत्रिकाएं, सी मांसपेशियां, डी ग्राही। तो प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए प्रभावक। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया कौन सा रेफ्रिजरेंट ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए एफसीसी, बी सीएफसी, सी सीसीएफ, और डी एफसीएफ। तो प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सीएफसी, जिसका अर्थ होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है?
ऑप्शन ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी एल्यूमिनियम, डी लोहा। ऐसा कौन सा तत्व है जो जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं? तो प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हम लोग सब जानते ही होंगे कि इसका आंसर है ए सोडियम। आगे चलते हैं, जिसमें पूछा गया कि यौगिक CH3, CH2, CHO किसका उदाहरण है? तो एक कार्बन को कहते हैं मिथ, 2 कार्बन को कहते हैं इत और 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप। और यहाँ पर तीसरे कार्बन क्या CHO है। CHO का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप हुआ, तो प्रोपेनल हो जाएगा। अल होता है अल, जो एल्डिहाइड का नाम आता है वो अल होता है प्रोपेनल, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा गया है अभिक्रिया C6H12O6 एक्वेटिक मीडियम में है और 6O2 बनता है, उसके साथ 6CO2 बनता है प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा की पहचान कीजिए कि ये अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए अपघटन, बी ऊष्माक्षेपी, सी ऊष्माशोषी, डी विस्थापन। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर लास्ट में देखिए ऊर्जा निकल रही है। ऊर्जा मतलब ऊष्मा, तो इसीलिए जो निकल रही है ऊष्मा, तो ये ऊष्माक्षेपी हो गया, ऊष्माक्षेपी, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऊष्माक्षेपी। अगला प्रश्न नंबर 28, जिसमें पूछा गया है कि एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होता है? डेंड्राइट से कोशिका शरीर से अक्षतंतु से तंत्रिका अंत, या फिर ऑप्शन नंबर बी में है डेंड्राइट से अक्षतंतु से शरीर, कोशिका शरीर यानी फिर तंत्रिका अंत। सी है ऑप्शन में अक्षतंतु से डेंड्राइट, उससे फिर कोशिका शरीर, उससे फिर तंत्रिका अंत। डी है अक्षतंतु से कोशिका शरीर, फिर उससे डेंड्राइट और फिर उससे तंत्रिका अंत। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, डेंड्राइट से कोशिका शरीर में जाता है, फिर उससे अक्षतंतु में, फिर तंत्रिका अंत में जाता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है 3R जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे, वो क्या है? 3R। ए क नंबर ऑप्शन में है पुनर्चक्रण, पुनर्जनन और पुनः उपयोग। ख में है कम करना, पुनर्जनन, पुनः उपयोग। ग है कम करना, पुनः उपयोग, पुनर्वितरण। घ है कम करना, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी घ हो जाएगा, यानी कम करना। जो हम लोग सामान यूज करते हैं उस सामान को कम यूज करना है, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, और जो फिर बचता है, जो वेस्ट होता है, उसको पुनर्चक्रण करना है और उसके बाद फिर से रीयूज करना है, यानी कि पुनः उपयोग करना है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन घ हो गया। अगला प्रश्न, जो कि ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें पूछा गया है कि रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी तापमान, सी द्वार कोशिकाओं में जल और डी CO2 की सांद्रता। जो रंध्र छिद्र होता है, स्टोमेटल छिद्र होता है, तो वो किसके कारण बंद होता है और खुलता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, द्वार कोशिकाओं में जल के होने और ना होने के से खुलना और बंद होने पर निर्भर करता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन जितने भी बताए हैं आपको समझ में आया होगा और थोड़ा सा भी
हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि कैसे लगा वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।